ठंडियों का मौसम था और मैं कई सालों से सिक्किम जाने की प्लानिंग कर रहा था। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी ट्रैवल कर रही थी, जो कि मेरे बचपन की फ्रेंड है और अब हम एक ही कंपनी में काम भी करते हैं। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, तो डायरेक्ट सिक्किम जाने के बजाय मैंने दार्जिलिंग जाने की सोची। शाम को कोलकाता से सिलीगुड़ी की बस लेकर मैं सुबह दार्जिलिंग पहुंच गया और मेरे साथ मेरी फ्रेंड अनु भी थी। हमने सारा दिन दार्जिलिंग में बिताया और हमारा प्लान 2 दिन वहीं रुककर आगे जाने का था, पर हमें वहां के लोकल से पता चला कि सिक्किम में स्नोफॉल हुई है। ये सुन के अनु बहुत एक्साइटेड हो गई और उसके जिद के वजह से हमने उसी शाम सिक्किम के लिए बस ले लिया। रात का समय था। अनु विंडो सीट पर बैठी थी और मैं उसके बगल में। बस में हमारे साथ और भी कई सारे लोकल पैसेंजर्स और टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे थे। हम बस के पहले सीट पर बैठे थे और हमारे आगे ड्राइवर की कैबिन थी। रात के 12 बजे उन्हीं पैसेंजर्स में से एक बूढ़ी औरत ये जिद करने लगी कि उन्हें टॉयलेट जाना है और ना चाहते हुए भी ड्राइवर को बस रोकना पड़ा। बस जंगल के बीचों बीच रुका था। वहां ना कोई स्ट्रीट लाइट्स थे, ना सड़क पे कोई गाड़ी और आसपास ना कोई घर था। जब बूढ़ी अम्मा बस से उतरी तो कुछ पैसेंजर्स भी बस से उतरकर टॉयलेट के लिए चले गए। अनु सोई हुई थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने कहा उसे भी टॉयलेट जाना है। मैं उसके सेफ्टी के लिए उसके साथ चला गया। बस स्टार्ट हो गई थी। हम जल्दबाजी में बस में जाकर बैठे। रात काफी हो चुकी थी तो मैं सो गया और फिर अचानक अनु मुझे उठाने लगी। वो काफी घबराई हुई सी लग रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने मुझे बताया कि कोई औरत दुल्हन के लिबास में खिड़की के तरफ से बहुत स्पीड में पास हुई। वो बहुत घबराई हुई सी थी। मैंने उससे कहा भी कि ये सब उसका वहम होगा, पर वो काफी डरी हुई सी लग रही थी, तो मैं उसके सीट पर बैठ गया। अगले 10-15 मिनट तक मैं जागा रहा। फिर मैंने उससे कहा, देख, यहाँ कोई भी तो नहीं है, ये सब तेरा वहम है। और ये कह के मैं आंखें बंद करने ही वाला था कि मैंने देखा ठीक विंडो के बराबरी में एक औरत दुल्हन के लिबास में दौड़ रही थी। उसका इतना तेज दौड़ना तो यह तय करता था कि वो कोई इंसान नहीं है और कोई भी बस के हाइट जितना लंबा भी नहीं हो सकता था। वो कोई चुड़ैल थी और वो हमारे विंडो पे अपने बड़े और गंदे नाखूनों से खरोचने लगी थी। ये देखकर अनु बहुत जोर से चिल्लाई और वो भागकर बस के कंडक्टर के पास गई। जब वो कंडक्टर के पास गई तो मैं भी उसके पीछे भागा। इससे पहले हम उनको कुछ बता पाते, हमने देखा हमारे बस से कुछ दूर पर एक बूढ़ी औरत रोड के बीचों बीच से जा रही थी। जब मैंने ड्राइवर से कहा कि वहां कोई है, वो बस को रोके, तो तब तक ड्राइवर उसके काफी करीब जा चुका था। इससे पहले कि वो औरत बस से टकराती, वो अचानक ही हवा में कहीं गायब हो गई। उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था उससे मेरी रूह कांप गई थी। दिसंबर के ठंड में भी मैं पसीने से तर था। फिर से हम सब ने देखा वो ही बूढ़ी औरत कुछ 50 फीट दूर हमारे बस के आगे से जा रही थी। जैसे ही बस उसके करीब गई, वो फिर से कहीं गायब हो गई। ये सिलसिला कुछ 10-12 बार लगातार चलता रहा। बस ड्राइवर बड़े सावधानी से बस को लगातार चलाए जा रहा था। बस कंडक्टर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसके बाद से वो सारा सिलसिला रुका। बस के बाकी के पैसेंजर्स सो रहे थे, मानो जैसे शहर में आग लग गई हो और किसी को पता ही नहीं चला। मैंने कंडक्टर से पूछा कि ये सब क्या था और मैंने उस दुल्हन का भी जिक्र उनसे किया, जिस पर उसने मुझे बताया कि लोग सिक्किम में
दूर दूर से शादी के लिए आते हैं और खराब मौसम के वजह से कई बार इन घाटियों से उनके बस का एक्सीडेंट हो जाता है। अकाल मृत्यु के कारण उन सब की आत्माएं यहीं भटकती है और ये आत्मा दूसरे के बसों और गाड़ियों का भी एक्सीडेंट्स करवाना चाहते हैं। उसने बताया, हो ना हो जब बस रुकी थी तो आपने या आपके दोस्त ने उनके अड्डे पे टॉयलेट किया होगा या थूका होगा, जिसके वजह से ये आपके जान के पीछे पड़े हैं। उन भयानक चीजों को देखने और कंडक्टर की बात सुनने के बाद मुझे उस रात नींद तो नहीं आई और मैं अनु के साथ कैबिन में वहीं बैठा रहा। सुबह हम लोग सिक्किम पहुंचे और सबसे पहले मंदिर गए। वहां से हमने एक एक ताबीज लिया। हमें कुछ समय लगा उन सब चीजों से बाहर आने में, पर हम साथ थे तो हमने वो सब भुला के स्नो का मजा लिया। आज भी ना जाने पहाड़ों के सड़कों पे ऐसी कई सारी भूतिया घटनाएं छुपी हुई है। मुझे उम्मीद है आपके पास भी ऐसी कहानियां होगी। कमेंट में बताइए कि आपको ऐसी कहानियां पसंद है या नहीं, ताकि मैं ऐसी भूतिया बस की और भी स्टोरीज लाऊं। इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे होम। ये घटना सौरभ के साथ तब घटी थी जब वो गोवा में अपनी आंटी के घर रात में अपने कजिन्स के साथ रहने गया था। आंटी के घर पर पहुंचने के बाद सौरभ अपने कजिन्स के साथ बाहर पार्टी करने चला गया। उनके साथ उसका ड्राइवर भी था। पार्टी खत्म होते होते रात के 2 से 2:30 बज गए थे। अब जो कि काफी रात हो चुकी थी तो सौरभ की आंटी ने ड्राइवर को शॉर्टकट से घर आने को कहा। सारी रात मस्ती करते करते वो लोग काफी थक चुके थे और वो लोग जल्दी से जल्दी घर चले जाना चाहते थे। शॉर्टकट की बात सुनकर ड्राइवर थोड़ा नर्वस हो गया था, क्योंकि एक शॉर्टकट वो भी जानता था, पर वो उसके बारे में यकीन से नहीं कह सकता था कि ये वही रास्ता होगा जो सौरभ की आंटी ने भी बताया था। इसीलिए कहीं गलत जगह ना पहुंच जाने के डर से वो आंटी के बताए रास्ते पर घर जाने लगा। उस रास्ते से जाते हुए ड्राइवर को कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मानो जैसे उस रास्ते से जाने में वो कोई गलती कर रहा है। पूरे रास्ते में कहीं भी स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं थे, पर सौरभ का कहना था गोवा में स्ट्रीट लाइट्स का ना जलना तो आम था। वो सड़क काफी सुनसान थी और वहां आसपास कहीं कोई भी घर या दुकान नहीं था और ना ही बीच रास्ते में कहीं कोई भी स्टॉप्स थे। वो लोग उसी सुनसान और बेहद अजीब से रास्ते से सफर कर रहे थे। एक पल के लिए सौरभ थोड़ा सा परेशान हो गया था, पर उसने अपने फीलिंग को इग्नोर कर दिया। अचानक थोड़ी दूर उस रास्ते पर निकलते ही कार अपने ही आप रुक गई। ड्राइवर ने जब चेक किया तो प्रॉब्लम इंजन में थी। वो सड़क काफी सुनसान और डरावनी लग रही थी। चारों तरफ अंधेरा और बड़े बड़े घने पेड़ और जंगल थे। सब यही चाहते थे कि कार की प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो लोग ठीक ठाक घर पहुंच जाए। ड्राइवर गाड़ी को ठीक कर रहा था कि तभी सौरभ की नजर एक काफी खूबसूरत सी लड़की पर गई, जो रेड ड्रेस पहने उनके कार से कुछ दूर पर खड़ी थी। अब इससे पहले वो कार तक आती, ड्राइवर ने कार ठीक कर लिया और कार स्टार्ट कर लिया। अजीब था, इतनी रात गए किसी लड़की का ऐसे सुनसान सड़क पर होना, वो भी अकेले। जब ड्राइवर ने गाड़ी को स्टार्ट किया तो वो लड़की अचानक ही उनके कार के पास आई और वो कार के विंडो को नॉक करने लगी। हैरानी की बात तो तब हुई जब ड्राइवर उस लड़की को लिफ्ट देने के बजाय वहां से गाड़ी को ले भागा। कुछ दूर आगे जाने के बाद सेम वही लड़की उनके कार के सामने आके उनसे लिफ्ट मांगने लगी, जिस पर ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ाई और वहां से फौरन आगे बढ़ा। और फिर कुछ ही मील दूर जाने के बाद वो लड़की फिर से दिखी और इस बार भी वो लिफ्ट मांग रही थी, पर जब ड्राइवर ने गाड़ी उसके सामने से भगाया तो वो कार के पीछे आने लगी।
वो उनके कार के पीछे काफी स्पीड से दौड़ रही थी, लगभग कार के स्पीड के ही जितना। वो सब देखने के बाद सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। किस्मत से ड्राइवर काफी बोल्ड था, तभी तो वो बिना रुके वहां से भागता रहा। ड्राइवर के सूझबूझ से वो लोग शहर के अंदर पहुंच गए, जहां काफी रोशनी थी, और अब वो लड़की भी वहां उनके पीछे नहीं थी। उस रात वो सब लोग डर के वजह से जागे रहे, क्योंकि पहले कभी भी उन्होंने गोवा में रहते हुए ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। अगले दिन सौरभ ने अपने एक पड़ोसी से इसके बारे में जिक्र किया, तो उन्होंने बताया ये सड़क काफी समय से सुनसान है और कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करता है। इसका कारण तो उन्हें भी नहीं पता था, पर उन्होंने बताया जो कोई भी उस सड़क का इस्तेमाल करता है उसके साथ वही घटना होता है जो पिछले रात सौरभ के साथ हुआ था। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि जब भी हम कभी भी नए रास्ते, जगह या फिर घर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके बारे में पता कर लेना चाहिए कि वो हमारे लिए सेफ है भी या नहीं। उस रात सौरभ और उनके कजिन्स के साथ कुछ भी घट सकता था। किस्मत हर बार साथ नहीं देती है, इसलिए जब कभी भी ऐसी फीलिंग आए कि कुछ काम नहीं करना है तो उसे ना ही करे तो बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कहानी आप सबको पसंद आई होगी। आज से 20 साल पहले एक घटना मेरे और मेरे दोस्त कार्तिक के साथ घटी थी, जब हम दोनों ने आधी रात को बीच जंगल में अपनी बाइक रोकी थी। उन दिनों मैं बेंगलोर में रहता था। हम दोनों केरला से थे और कॉलेज हॉस्टल में रहते थे। एक रात मेरे दोस्त के पापा का फोन आया, जो कुवैत में काम करते थे। उन्होंने मेरे दोस्त से कहा कि वो अपना पासपोर्ट अपने छोटे भाई को पहुंचा दे, जो अगली शाम के फ्लाइट से कुवैत जा रहा था। बेंगलोर त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से लगभग 850 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उन दिनों इतने कम समय में यात्रा के इतने कम साधन से वहां पहुंचना तो काफी मुश्किल था। मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि क्या हम दोनों मेरे बाइक से त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जा सकते हैं, जिस पर मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों अगले ही दिन सुबह होते ही त्रिवेंद्रम के लिए निकल गए। त्रिवेंद्रम के रास्ते में कई बीहड़ जंगलों का सामना करते हुए सुनसान सड़कों से गुजरना पड़ता था, जैसे कि सत्यमंगलम फॉरेस्ट, जो कि तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में है। हम दिन के समय में उस रास्ते से सफर कर रहे थे, तो किसी कठिनाइयों का सामना किए बगैर हम त्रिवेंद्रम पहुंच गए। फिर हमने कार्तिक के भाई को पासपोर्ट दिया और हमने डिसाइड किया कि हम लोग अगले सुबह वापस बेंगलोर चले जाएंगे। पर जो कि हमारे एग्जाम को बस एक ही हफ्ता बचा था, तो हमने उसी दोपहर अपनी वापसी की तैयारी की। इतने लंबे और थकान भरे रास्ते से आते आते हम बहुत थक चुके थे, इसीलिए हमने दोपहर तक रेस्ट किया और फिर हम वापस बेंगलोर की तरफ निकल पड़े। हमारी वापसी का सफर इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पूरे दिन हम ऐसे भी काफी थक चुके थे और इसीलिए हम बार बार कहीं ना कहीं रुककर आगे बढ़ते थे। तकरीबन आधी रात को हम दोनों एक जगह पहुंचे जिसका नाम सेलम था। हम लोग बिना रुके लगातार आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि उन दिनों सत्यमंगलम फॉरेस्ट से होकर गुजरना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ करता था, और ऊपर से हम तो रात के समय में अकेले सफर कर रहे थे। मैं आपको ये बता दूं कि सत्यमंगलम फॉरेस्ट उन दिनों इतना खतरनाक क्यों था। एक बहुत ही खतरनाक लुटेरा वीरप्पन सत्यमंगलम के जंगलों में रहता था। वो हाथियों का शिकार और चंदन के लकड़ियों का तस्करी करता था। वो हाथियों और चंदन को गैर कानूनी तरीके से बेच दिया करता था। रिकॉर्ड ये बताता था कि उसने तकरीबन 140 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने यहाँ तक कि इंडियन आर्मी को भी 15 सालों तक परेशान किया था। उसने कई कमांडो को और हाई रैंक ऑफिसर्स को मार डाला था। वो कभी भी एक जगह पर नहीं रहता था, बल्कि वो दिन रात पूरे जंगल में घूमता रहता। गांव के अनपढ़ लोग जो सत्यमंगलम जंगलों के आसपास ही रहते थे, वीरप्पन को भगवान मानने लगे थे और उसके लिए एक मंदिर भी बनवाया था। कुछ 5-6 साल पहले कमांडो ऑपरेशन में वीरप्पन मारा गया था
और कहा जाता है कि अभी भी सत्यमंगलम जंगल से गुजरने वाले लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। जब हम सेलम से अपने सफर को शुरू कर रहे थे तो हम काफी थक चुके थे और हमें बहुत नींद भी आ रही थी। हमें नींद ना आ जाए इसीलिए हम दोनों लगातार एक दूसरे से बातें करते जा रहे थे। हम लोगों ने काफी अलग अलग चीजों के बारे में बातें की। एक पॉइंट पर हमारी कॉन्वर्सेशन वीरापन पर आकर रुक गई, जहां हम उसकी बुराइयां करते थक नहीं रहे थे। हम लोग लगभग जंगल के बीच में पहुंच चुके थे और हमें और भी आधा जंगल का रास्ता तय करना बाकी था। सुनसान और खौफनाक जंगल में हम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, पर अपनी हिम्मत को बांधे हुए लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे थे। नींद आने के वजह से हम दोनों ने तय किया कि हम लोग कॉफी और सिगरेट पिएंगे। कॉफी हमने एक बोतल में कैरी किया था। जब हम रुके तो हमें एहसास हुआ कि आसपास कितना ज्यादा अंधेरा था। हम दोनों एक दूसरे तक को नहीं देख पा रहे थे, जिसके वजह से हमने कॉफी भी नहीं पी। हम लोग वहीं रुककर अपनी सिगरेट पीने लगे। बाइक को मैंने रोड के लेफ्ट साइड में बड़े से पेड़ के नीचे पार्क किया था। हम लोगों ने अपने सिगरेट से कुछ 4-5 ही पफ लिया होगा कि हमने रोड पर दूसरी तरफ लगभग हमसे 10 मीटर आगे बहुत ही बड़ी आग को जलते देखा, जो कि एक काफी बड़ी सी चीज के पीछे से आ रही थी। दरअसल जब दोबारा हम उसी सड़क से गुजरे थे तो हमें मालूम चला था कि वो एक बड़ा सा पत्थर था जिसके पीछे से वो लाइट आ रही थी। वह सड़क कुछ 4 से 5 मीटर की चौड़ी होगी। फिर हमने देखा उसी बड़े से पत्थर के पीछे से एक ही लाइन में 6 लालटेन जैसी चीज बाहर आई। हम दोनों डर के मारे ये बड़बड़ाने लगे थे कि ये वीरप्पन है। देखते ही देखते वो सारा एरिया रोशनी से जगमगा उठा था। उसके बाद हमने ये देखा कि वो लाइट कोई लालटेन नहीं थी, बल्कि वो लालटेन जैसी दिख रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ काफी जोर से पकड़ रखा था। लालटेन जैसे दिखने वाली वो रोशनी जमीन से ऊंचाई पर हवा में उड़ रही थी और धीरे धीरे वो हमारे नजदीक आए जा रहे थे। वो रोशनी रोड के दूसरे तरफ ही रुक गए। कुछ देर वहीं पर रुकने के बाद वो सब मिलकर एक हो गए और हमारे देखते ही देखते अचानक कहीं गायब हो गए। हम लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। हम वहीं पर कुछ 15 मिनट तक पैरालाइज्ड खड़े रहे। फिर अचानक कार्तिक बाइक पर जाकर बैठा और मैं भी उसके पीछे। हम लोग जितने स्पीड में हो सके बाइक को लगातार चला रहे थे। हम जंगल को पार करने के बाद एक टाउन में रुके, जहां हमने एक छोटे से टी स्टॉल पर राहत भरी सांसें ली। टी स्टॉल पर फैक्ट्री के वर्कर्स सुबह बस का इंतजार कर रहे थे। हम लोग ये बिल्कुल यकीन से कह सकते थे कि जो कुछ भी हमने देखा था वो सब सच था। हॉस्टल पहुंचने के बाद हमने इस बारे में सबको बताया, लेकिन किसी ने भी हमारे बातों पर विश्वास नहीं किया। वो यहाँ तक ये कहने लगे कि थकान की वजह से जरूर हम लोग सो गए होंगे और हमने कोई बुरा सपना देखा था। ये बात हम ही जानते थे कि सच्चाई क्या थी। वैसे भी 2 लोग सिगरेट पीते पीते एक ही सपना तो नहीं देख सकते थे। कुछ 1 हफ्ता बीतने के बाद कैंटीन के मैनेजर को हमारे साथ हुई इस घटना के बारे में मालूम चला, जिसके बाद उन्होंने हमें बताया कि ये सेम घटना उनके किसी जान पहचान वाले के साथ घटी थी। उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया, जिससे हमें मालूम चला कि कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में 6 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई थी। वो सब एक ही फैमिली के मेंबर्स थे। वहाँ के लोकल्स का ये कहना था कि उनके एक्सीडेंट का कारण वीरापन था। कैंटीन के मैनेजर ने ये भी बताया कि हो सकता है वो 6 लालटेन उन्हीं की आत्माएं हो और वो हमारी रक्षा वीरापन से कर रही हो। ये कहानी ट्रक ड्राइवर रघु की है, जब वो बिहार से अपने ट्रक में केला लेकर कोलकाता जाया करता था। वो और भी कई फसलों और सामान की ट्रांसपोर्टेशन किया करता था। पिछले साल की ही एक घटना उसने शेयर करी। हर साल की तरह जब केले का फसल कटा तो उन्हें बिहार से कोलकाता ट्रांसपोर्ट करने के लिए रघु अपने ट्रक पे उन्हें लोड करके शाम को निकल पड़ा। ये ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला महीनों चलता रहता था। रघु का ट्रक बहुत बड़ा भी नहीं था, तो वो अकेले ही सफर करता था। ट्रक अब बिहार के बॉर्डर से बंगाल की सड़कों पर था और रात के 11 बज चुके थे। रात को खाना खाने के लिए
रघु एक ढाबा पर रुका करता था। वहाँ खाना खाकर ही वो आगे के सफ़र के लिए बढ़ता था। उस रात भी वो उस ढाबे पर रुका, पर वहाँ पहुँचकर उसे मालूम चला कि वो ढाबा बंद है। दिन भर सामान लोड करने के थकान से उसे जोरों की भूख लगी थी। पास ही में उसे एक पान की दुकान दिखी। वो पान की दुकान पर गया और उसने उस आदमी से ढाबे के बारे में पूछा तो उसे मालूम चला कि वो ढाबा पिछले 2 दिन से बंद है। रघु के पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो जानता था कि अगले 2 घंटे तक आगे कोई भी दूसरा ढाबा नहीं है। अपने भूखे पेट को सहलाते हुए उसने सोचा आज केले ही खा लूँगा। ये सोचकर वो अपने ट्रक की ओर बढ़ा ही था कि उस पान दुकान वाले ने उसे आवाज़ देते हुए बुलाया। अरे ओ भैया, इधर आओ इधर। रघु उसके पास गया तो उस आदमी ने बताया, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे एक नया ढाबा खुला है। सुना है वहाँ का खाना यहाँ से अच्छा और सस्ता है। तुम वहीं पर खाना खा लेना। उस आदमी की बात सुनकर रघु काफी खुश हो गया और उस आदमी को धन्यवाद करते हुए वो आगे बढ़ा। उसने कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पार कर ली थी, पर उसे अब तक कोई भी ढाबा नजर नहीं आया। उसने अपने आसपास दूसरे गाड़ियों को भी चलते नहीं देखा। उसे लगा जरूर पीछे जाम लग गया होगा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे एक ढाबा तो नजर आया, पर वहाँ बहुत ही कम लोग थे। ट्रक को ढाबे से कुछ दूर आगे लगाते हुए रघु ढाबा पर गया। वहाँ उसने रोटी सब्जी का ऑर्डर दिया और हाथ मुंह धो करके बैठ गया। उसने पेट भर के खाना खाया और पैसे देकर आगे के सफ़र के लिए अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी इंजन स्टार्ट की, उसने एक आदमी को अपने ट्रक के आगे खड़े देखा। रघु हॉर्न बजाते हुए उस आदमी को ट्रक के आगे से हटने को कहने लगा, पर वो आदमी अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी रघु ट्रक से नीचे उतरकर उस आदमी के पास गया तो वो आदमी कहने लगा कि उसे आगे एक गांव तक छोड़ दे। वो आदमी थोड़ा बूढ़ा था तो रघु को उस पर दया आ गई, इसीलिए उसने उस आदमी को लिफ्ट दे दी। वो बूढ़ा आदमी चुपचाप एक मूर्ति की तरह बैठा था। रघु आगे निकल पड़ा और उस आदमी से पूछने लगा कि उसका गांव कितना दूर है, जिस पर उस आदमी ने कहा, तुम आगे चलते रहो, तेरा गांव आएगा तो उतर जाऊंगा। रघु को वो आदमी काफी अजीब सा लगने लगा था, पर उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। उस सुनसान सड़क पर रघु आगे बढ़ता रहा। अब तक रात के 1 बज चुके थे कि अचानक ही ट्रक रुक गई। रघु ने देखा कि तेल तो बराबर है और उसने तो ट्रक की अभी अभी 2 दिन पहले सर्विसिंग भी करवाई थी, तो फिर ये कैसे रुक गई। ऐसा सोचकर रघु ने ट्रक को स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अपने हाथ में टॉर्च लेकर वो ट्रक से नीचे उतरा। उसने इंजन खोला, पर उसे उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आई। आधी रात को उस सुनसान हाईवे पर वो काफ़ी परेशान हो गया था कि तभी उसकी नज़र अपने सामने से आती हुई एक ट्रक पर गई, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने देखा वो बूढ़ा आदमी जो उसके ट्रक में बैठा हुआ था, वो ही उस ट्रक में ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था और उसने वही कपड़े भी पहन रखे थे। रघु पसीने से तरबतर हो गया था। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस आदमी को ट्रक में जाकर देखे। वो इतना घबरा रहा था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। इतने में किसी ने उसके पीठ पर हाथ रखा और कहा, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? रघु की हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे पलट कर देखे। रघु को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसको लगने लगा था कि ये उसका आखिरी पल है कि तभी उसका फोन बजने लगा, जिसमें हनुमान चालीसा बज रहा था, जो कि उसका कॉलर ट्यून था। रघु को अचानक ही अपना शरीर हल्का सा लगने लगा था। उसने पीछे पलट कर देखा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। उसने आसपास देखा और जल्दी से ट्रक में जाकर बैठ गया। भगवान को याद करते हुए उसने ट्रक को स्टार्ट किया और 1-2 बार कोशिश करने के बाद ट्रक स्टार्ट हो गया। उस वक्त रघु के जान में जान आई और बिना कहीं रुके वो सुबह तक लगातार चलता रहा। बंगाल पहुंचकर जब वो सामान उतरवा रहा था, तभी वो बेहोश हो गया।
जब शाम को उसकी आंखें खुली तो उसने अपने साथियों से अपने साथ हुए घटना का जिक्र किया, जिस पर उसे मालूम चला कि वो ढाबा जिस पर वो हमेशा रुका करता था वो तो रोज की तरह खुला है। हाँ, पर 1 महीने पहले किसी ने शराब के नशे में वहाँ काम करते हुए एक बूढ़े आदमी को मार डाला था। तब से सुनने में ये आया है कि उस आदमी की आत्मा अपने मौत का इंतकाम लेना चाहती है और लिफ्ट लेकर किसी न किसी को अपना शिकार बनाते रहती है। वापसी में रघु जब बिहार आ रहा था तो उसने देखा कि जहाँ उसने खाना खाया था वहाँ तो कोई ढाबा ही नहीं था। लॉकडाउन में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे के डर से कोई भी काम पर आने को राजी नहीं था। ऊपर से किसानों के हड़ताल के वजह से फसल का एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया था। ऐसे में ट्रक ड्राइवर गोपाल के साथ ट्रक में कोई भी को पायलट आने को राजी नहीं था। इसी बीच एक दिन ट्रक ड्राइवर गोपाल का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया था। बातों बातों में उसने बताया कि उसे नौकरी की सख्त जरूरत है, तो क्या वो उसे अपने साथ काम पर रख लेगा। जिस पर गोपाल काफी खुश हो गया कि चलो अब कोई तो होगा जो उसके साथ रहेगा। उसने अपने दोस्त को अपने साथ अगले शाम को आने के लिए कह दिया। अगले दिन जब शाम हुई तो ट्रक पे सामान लोड करके गोपाल और उसका दोस्त अमित दिल्ली की ओर निकल पड़े। उनके सफर में एक हाईवे आती थी जो शॉर्टकट का रास्ता तो था, पर वहां से आज तक कोई भी जिंदा या सही सलामत वापस नहीं लौटा था। सफर शुरू करने से पहले गोपाल ने अमित को उस रास्ते के बारे में बताते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर उस हाईवे का इस्तेमाल ना करे। अमित ने बिना किसी सवाल जवाब के हामी भर दी। दोनों अगली सुबह दिल्ली पहुंच गए और सामान अनलोड करके उसी शाम नई सवारी का सामान लेकर वापस पंजाब आने लगे। दोनों दोस्त गप्पे मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने 100 किलोमीटर की अच्छी खासी दूरी भी पार कर ली थी कि तभी उनसे कुछ दूरी पर एक कार एक्सीडेंट हो गई थी। वहां पहुंचने के बाद गोपाल को ये मालूम चला कि एक्सीडेंट किसी बड़े सेलिब्रिटी का हुआ है और उसकी हालत काफी खराब है। उधर दूसरी तरफ ट्रैफिक बढ़ते ही जा रहा था। गोपाल को किसी भी कीमत पर अगले दिन पंजाब पहुंचना था, क्योंकि उस दिन करवा चौथ का व्रत था और उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि वो जरूर आएगा। अगर वो ट्रैफिक के खुलने का इंतजार करता तो वो अगले दिन तक तो नहीं पहुंच पाता। गोपाल इसी उधेड़-बुन में था कि तभी अमित ने उसे एक रास्ता दिखाते हुए पूछा कि क्या वो लोग उस रास्ते से पंजाब पहुंच सकते हैं। गोपाल ने उस हाईवे की तरफ देखते हुए कहा, ये वही रास्ता है जहां काफी एक्सीडेंट्स होती हैं। हम इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकते हैं। जिस पर अमित ने कहा कि हमारे पास ऐसे भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वरना हम 1-2 दिन तक तो इसी ट्रैफिक में जरूर फंस जाएंगे। ना चाहते हुए भी गोपाल ने ट्रक उस हाईवे की तरफ मोड़ लिया। पहले कुछ दूर तक गोपाल काफी घबराया हुआ था, पर धीरे धीरे उसका डर कम हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक एक कार बहुत ही स्पीड में उसके ट्रक के सामने से ओवरटेक करते हुए पार हुई। गोपाल गुस्से में कार ड्राइवर पर चिल्लाने लगा, अबे अंधा है क्या। गुस्से में गोपाल अमित से कहने लगा, अब इस सड़क पर लोग ऐसे गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। झूठ मूठ का पूरा हाईवे बदनाम है। लंबे समय से गाड़ी चलाने की वजह से गोपाल को अब नींद आने लगी थी, तो कुछ दूर जाने के बाद उसने अमित से गाड़ी चलाने को कहा। ट्रक रोकने के बाद दोनों ने मुंह धोया, पानी पिया और आगे के सफर के लिए निकल पड़े। थकान के वजह से गोपाल सो गया था। कुछ देर बाद ही अचानक से गोपाल अपने नींद से जागा और अमित से ट्रक रोकने को कहने लगा, जल्दी रोको गाड़ी, देखो किसी का पीछे एक्सीडेंट हो गया है। जल्दबाजी में अमित ने ब्रेक लगाया और ट्रक पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी कि गोपाल तुरंत नीचे कूद गया। वो भागकर अपने ट्रक के पीछे गया। उसने देखा पीछे किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो काफी जख्मी हालत में पड़ा है। गोपाल ने जल्दी से उस आदमी को खींचकर बाहर निकाला।
फिर वो अमित को आवाजें देकर बुलाने लगा। अमित जल्दी इधर आ, देख किसी का एक्सीडेंट हो गया है। इतने में अमित भागकर वहां आया। गोपाल ने उसे फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा। अमित तुरंत ट्रक की तरफ भागा। काफी समय बीत जाने पर जब अमित फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहां नहीं आया तो गोपाल जल्दी से ट्रक में गया। वहां उसने देखा अमित बड़े आराम से अंदर बैठा हुआ था, जिस पर गोपाल उसे गुस्से में कहने लगा, मैंने तुझे फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा था, किसी की जान चले जाएगी, तू यहाँ शांति से बैठा हुआ है। गोपाल ने इतना कहा ही कि अमित ने जवाब दिया, मैं तो ट्रक से उतरा भी नहीं, तो वापस क्यों जाऊंगा। ये सुन के गोपाल हैरान हो गया। उसे फिर भी खतरे का एहसास नहीं था। उसे लगा अमित किसी अनजान की मदद से घबरा रहा होगा। फिर दोनों फर्स्ट एड बॉक्स लेकर ट्रक के पीछे गए। वहां पहुंचने के बाद गोपाल के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा वहां तो कोई कार ही नहीं था और ना ही वो जख्मी आदमी वहां पर था। गोपाल को ये समझ में आ गया कि वहां कुछ तो बहुत गड़बड़ है। दोनों जल्दी से जाकर ट्रक में बैठ गए और एक बार फिर उन्होंने आगे के सफर शुरू कर दी। अमित गोपाल से कहने लगा, आप नींद से उठकर गए थे गोपाल भाई, ये सब आपका वहम है, आप आराम करिए। उधेर बुन में पड़ा गोपाल ये सोचने लगा कि शायद वो नींद में ही था और कुछ ही देर में वो वापस से सो गया। अब अमित गाड़ी चला रहा था कि तभी अचानक से वही कार जो शुरुआत में उनको हाईवे पर दिखी थी, वो उनके ट्रक के सामने से ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई। अमित को लगा कि ये तो काफी पहले ही उनके सामने से गई थी। अमित ने सोचा जरूर कोई पागल होगा, कहीं रुक गया होगा। पर कुछ ही देर में वो ही कार फिर से उनके ट्रक को ओवरटेक करते हुए स्पीड में निकल गई। अमित को ये सब अजीब लगने लगा। उसने गोपाल को उठाया और बताया, भाई वो कार जो हमने शाम को देखी थी वो अभी दो बार हमारे ट्रक को ओवरटेक करके स्पीड में आगे निकल गई है। गोपाल ने कहा, कोई पागल होगा यार, कहीं रुक गया होगा या फिर स्लो हो गया होगा, तू जाने देना। जिस पर अमित कहने लगा कि उसने पूरे रास्ते में उस कार को कहीं भी नहीं देखा था, तो अचानक से वो अभी कैसे आ गया। अमित इतना कह ही रहा था कि वही कार फिर से उनके ट्रक को ओवरटेक करते हुए आगे निकल गई। अमित कहने लगा, देखा है ना वही, कैसा पागल है, न जाने इतने सुनसान और छोटे से हाईवे पर अचानक कहां से आ जाता है। गोपाल और अमित इसी के बारे में बात करते करते आगे जा रहे थे कि उनकी नजर उस कार पर गई जिसका एक्सीडेंट हो गया था। दुर्घटना स्थल से कुछ दूर आगे अमित ने साइड में ट्रक रोकी और वो दोनों पीछे उस कार के पास गए। वहां उन्होंने देखा एक आदमी उस कार में जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। उन दोनों ने उस आदमी को बाहर निकाला। अमित ने गोपाल को ट्रक से पानी और तौलिया लाने को कहा ताकि वो लोग उस आदमी के जख्मों को साफ कर सके। गोपाल भागता हुआ ट्रक में गया, पर जब वो पानी लेकर वापस आया तो उसने उस जगह पर ना ही उस आदमी को देखा और ना ही अमित को। वो आवाजें देने लगा। गोपाल अमित को ढूंढते ढूंढते पास के जंगलों में चला गया। वो टॉर्च मार के अमित को बुलाने लगा, अमित, अमित भाई किधर है तू, अमित। इतने में जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। गोपाल ने देखा अमित जंगल में एक पेड़ के नीचे खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। वो भागकर अमित के पास गया और उसे उठाने लगा। मदद के लिए चीखते गोपाल को सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। गोपाल वापस रोड पर पानी का बोतल लेने आया, जहाँ उसने अमित को बिल्कुल सही सलामत उस जख्मी आदमी के साथ देखा। अमित गोपाल से कहने लगा, भाई किधर रह गया था, चल जल्दी कर इसको ट्रक में डाल और साथ लेके चल, इसका काफी खून बह गया है। गोपाल ये सब देख के सदमे में था। उन दोनों ने उस आदमी को ट्रक में बैठाया। तभी अचानक एक अजीब सा आदमी उनके खिड़की के पास आ गया और कहने लगा, मैंने इसे कहा था कि गाड़ी धीरे चलाए, पर ये माना नहीं। तुम लोग धीरे धीरे जाना, वरना आगे दुर्घटना हो सकता है। अमित ने उस आदमी के बातों पर ध्यान नहीं दिया और ट्रक स्टार्ट करके जाने लगा। गोपाल ने कहा,
हॉस्पिटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम जल्दी करेंगे तो शायद इसकी जान बच जाएगी। अमित ट्रक को जितनी स्पीड में हो सके चला रहा था। दोनों काफी घबराए हुए थे। उन लोगों के पास वक्त बहुत कम था। न जाने कैसे और कहां से ट्रक अनबैलेंस हो गई। अमित ने ब्रेक लगाने की काफी कोशिश की, पर ब्रेक नहीं लगा और ट्रक एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गई। जैसे ही ट्रक पेड़ से टकराई, गोपाल के तरफ का गेट खुला और वो ट्रक से नीचे गिर गया, जिसके वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। अमित काफी जख्मी हो गया था और साथ ही साथ वो आदमी भी। गोपाल उनके मदद के लिए किसी तरह अपने जगह से उठा और कुछ कदम लेते ही ट्रक के चक्के के पास बेहोश हो गया। फिर जब सुबह गोपाल की आंखें खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर से पूछने पर उसे पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है और अमित को काफी चोट आई है, मगर वो खतरे से बाहर है। फिर जब गोपाल ने उस आदमी के बारे में पूछा तो उसे मालूम चला कि वो आदमी की मौत को 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। उसको हॉस्पिटल लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर की बात सुन के गोपाल सुन्न पड़ गया। वो समझ चुका था कि उसके साथ पिछले रात क्या बीता था। वो समझ चुका था कि वो कोई छलावा था जिसके चंगुल से वो बच निकला था। दोस्तों, इस किस्से में आए किरदार और जगह के लिए मैंने एक नाटकीय नाम और जगह चुना है। फियर अलार्म पर बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।